हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में इक्विवेलेंट वेट एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में यानी उनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। और इस लेक्चर में हम इक्विवेलेंट वेट को और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है यानी कि प्रमाणिक विलयन होता है, उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन को किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं, यानी कितनी तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन को शो कर सकते हैं प्रमाणिक विलयन में, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे आज के टॉपिक हो जाएंगे इक्विवेलेंट वेट, मेथड्स टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट, यानी उसकी जो भी प्रायोगिक तरीके होंगे, प्रयोगात्मक तरीके। एंड नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हम तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तुल्यांकी भार की डेफिनेशन यानी परिभाषा हम लास्ट लेक्चर में लिख चुके थे शॉर्ट में करके। उसके बाद हम इसके आगे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, तुल्यांकी भार केवल एक तुलनात्मक संख्या होती है जो तत्व के किसी द्रव्यमान के अनुपात को प्रकट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर होता है H2O, वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, सबको पता है। तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का अणु आपस में संयोग करते हैं। तो यही उनका अनुपात, यानी कि वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन के साथ में 1 ऑक्सीजन, तो यही अनुपात क्या प्रकट करता है, तुल्यांकी भार। यानी ये एक अनुपात को बताती है, इसकी कोई यूनिट यानी इकाई नहीं होती। अगर तत्व का तुल्यांकी भार ग्राम में प्रकट किया जाए तो उसे ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं। आगे देखते हैं, किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके यौगिक की संरचना पर निर्भर करता है। कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाता है तो उसका तुल्यांकी भार भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, कार्बन जो होता है वह 2 तरह के ऑक्साइड बनाता है। नंबर 1 CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऐसे ही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो CO होता है उसमें एक ही कार्बन है और एक ही ऑक्सीजन है, तो उसमें कार्बन का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा 6, जबकि CO2 में कार्बन का तुल्यांकी भार क्या होता है 3। इसको हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तत्व का तुल्यांकी भार उसकी संयोजकता के अनुसार बदलता रहता है। और इसका परिवर्तन कैसे होता है ये हम इस सूत्र से भी प्रकट कर सकते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है, परमाणु भार इज इक्वल टू तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। यानी परमाणु भार क्या होता है, तुल्यांकी भार और संयोजकता का मल्टीपल। तत्व का परमाणु भार तो निश्चित होता ही है, सबको पता है, परमाणु भार कभी चेंज नहीं होता, हर एक एलिमेंट का निश्चित होता है। लेकिन उसकी संयोजकता चेंज होती रहती है, वह कितने अलग एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है यह उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। इसलिए परिवर्तित संयोजकता वाले तत्वों का तुल्यांकी भार 1 से अधिक होता है। जैसे कार्बन ने पहले 1 ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाया था तो 6 था उसका, और जब 2 ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाया तो तुल्यांकी भार क्या हो गया 3। और इसी सूत्र के अनुसार हम आयन का, अम्ल का और क्षार का भी तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। उनके अलग अलग सूत्र यानी फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि आयन का तुल्यांकी भार बराबर आयन का द्रव्यमान अपॉन आयन की संयोजकता। आयन क्या होते हैं, आयन बेसिकली वे होते हैं जिनके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे CO3 माइनस 2, ऐसे ही जिनके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होगा वही आयन होंगे। उसके बाद आता है अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल, ये हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अम्ल क्या होते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है वो अम्लीय होते हैं। और तो उनका तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अम्ल का अणुभार अपॉन अम्ल की क्षारकता। फिर नेक्स्ट आता है क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार हम कैसे फाइंड करेंगे, क्षार का अणुभार अपॉन क्षार की अम्लता। क्षार यानी बेस का भी हम फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं वो क्या होते हैं। तो इस तरह से हम आयन का, अम्ल का और क्षार का, इन सब का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है तुल्यांकी भार ज्ञात करने की प्रयोगात्मक विधियाँ। यानी हम तुल्यांकी भार को हम थ्योरेटिकल तो फॉर्मूला जो हमने सूत्र लिखा है उनसे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन लैब में
प्रयोग विधि के द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम उन विधि को हम देखेंगे। तो तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधि मुख्य रूप से 2 होती हैं, जिसमें नंबर 1 होती है विस्थापन विधि और नंबर 2 संयोजन विधि। इनके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इनका डायग्राम वगैरह देख करके। तुल्यांकी भार ज्ञात करने की सबसे पहले जो हम विधियाँ देखते हैं वो विस्थापन विधि होती है। उसमें हम सबसे पहले कौन सी विधि पढ़ते हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी विस्थापन किसका होगा, हाइड्रोजन का। इस विधि के द्वारा उन्हीं तत्वों के तुल्यांकी भार ज्ञात किए जाते हैं जो अम्ल, क्षार अथवा जल से अभिक्रिया कर आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। इस विधि में धातु के निश्चित द्रव्यमान को तनु अम्ल अथवा क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं तथा विस्थापित होकर हाइड्रोजन का आयतन एवं कमरे का ताप व दाब ज्ञात कर लेते हैं। मतलब जब कोई धातु किसी एसिड या बेस यानी अम्ल अथवा क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी तभी ये वाली विधि कारगर होगी, क्योंकि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी इसमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस होना है तो और जितने भी हाइड्रोजन का आयतन डिस्प्लेस होगा उसी हिसाब से हम तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है HCl जो कि एक अम्ल होता है, उसके साथ में हमने Mg लिया हुआ है और Mg के लेके फिर हम इस उपकरण को इस तरह से हिलाते हैं जिससे परख नली में रखा अम्ल और जल आपस में मिल जाते हैं और उनके आपस में मिलने से अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनती है। और जब हाइड्रोजन गैस बनती है तो वो साथ वाली नली में इकट्ठी हो जाती है, जिससे उसका आयतन को हम ज्ञात करते हैं और आयतन ज्ञात करने के बाद उसके ताप व दाब के अनुसार ही हम यह अनुमान लगाते हैं कि दिए गए धातु का तुल्यांकी भार कितना होगा। इसके बाद विस्थापन विधियों में ही दूसरी विधि जो आती है वो है विद्युत अपघटन विधि, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। यह विधि फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम पर आधारित होती है। और दूसरा नियम क्या होता है, यदि कई विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित तत्वों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकी भारों के अनुपात में होते हैं। इस विधि में 2 वोल्ट मीटर लेते हैं। एक वोल्ट मीटर में CuSO4 सॉल्यूशन, या हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, CuSO4 की जगह AgNO3 भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे में एक ऐसा अपघट्य लेते हैं जिसका हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना होता है और दोनों वोल्ट मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। उसके बाद एक ही मात्रा की विद्युत धारा समान समय तक दोनों वोल्ट मीटर में प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाहित करने के पश्चात हम देखते हैं कि एनोड पर यानी ऋणात्मक जो होता है ऋणोद, उस पर कितना द्रव्यमान एकत्रित हुआ है और उसको हम देखकर उसकी वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं और अन्य तुल्यांकी भार की गणना कर लेते हैं। हम सेम प्रोसीजर इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसमें एक में CuSO4 सॉल्यूशन लिया है और एक में AgNO3। उसके बाद उसको एक बैटरी से जोड़ दिया है और इलेक्ट्रिसिटी को हम इसमें पास करेंगे। उसके बाद जो एनोड पर इकट्ठा होगा द्रव्यमान, उसकी सहायता से हम तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। अब हम तुल्यांकी भार निकालने की दूसरी विधियाँ यानी संयोजक विधियों को देखेंगे। इसमें एक विधि आती है ऑक्साइड विधि। इस विधि में धातु के ज्ञात द्रव्यमान को ऑक्सीजन अथवा हवा में गर्म करके ऑक्साइड में बदल लेते हैं और जो हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है उसके द्रव्यमान से धातु का द्रव्यमान घटाने पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं और उससे धातु का वह द्रव्यमान ज्ञात करते हैं जो ऑक्सीजन के 8 भाग, क्योंकि ऑक्सीजन का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर वो 8 होता है, 8 भाग ऑक्सीजन से संयुक्त होता है, यही धातु का तुल्यांकी भार होता है। इसके बाद संयोजक विधियों में ही दूसरी विधि आती है क्लोराइड विधि। यह विधि उन धातुओं के लिए उपयोगी है जो न तो हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं और ना ही ऑक्साइड बनाते हैं। हमने जो पहले विधियाँ पढ़ी थी उसमें हाइड्रोजन की विस्थापन विधि पढ़ी थी और हवा के साथ रिएक्शन करके जो ऑक्साइड बनाते हैं उनकी विधि पढ़ी थी। लेकिन जो
ये दोनों ही हाइड्रोजन विस्थापित करना और ऑक्साइड बनाना नहीं कर पाते, जैसे कि Ag, Au, Pt, यानी जो चांदी और गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं ये नहीं कर पाते दोनों ही चीज़ें। तो इनके लिए हम कौन सी विधि यूज़ करते हैं? क्लोराइड विधि। तो इसमें क्या होता है, ये या तो क्लोरीन से सीधे संयोग करके क्लोराइड बना लेंगे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से क्लोराइड बनाने पड़ेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे करते हैं? पहले हम धातु की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं और उसके बाद उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं। इससे हमें धातु क्लोराइड प्राप्त होता है और उसके बाद हम उसका द्रव्यमान ज्ञात करके तुल्यांकी भार को ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रमाणिक विलयन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या प्रमाणिक विलयन क्या होता है? जिस विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात होती है उसे प्रमाणिक विलयन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसका विलयन वो होता है जिसके प्रति लीटर में 36.5 ग्राम घुले होते हैं, तो वह प्रमाणिक विलयन कहलाएगा। और प्रमाणिक विलयन की सांद्रता हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबर 1 होता है ग्राम पर लीटर में, नंबर 2 प्रतिशतता में और नंबर 3 नॉर्मलता में। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने आज जो कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे।